Good morning of students class 12th E. We will continuation with this video series. We will discuss about the international organizations, that is United Nations Organization. इस रेफरेंस में जैसा हम सभी लोग जानते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार। चलिए थोड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वार की संदर्भ में बात करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में काफ़ी जन और धनहानि हुई थी। उसको देखते हुए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी 1920 ईस्वी में 10 जनवरी। उसका उद्देश्य भी यही था कि विश्व में शांति बनाए रखी जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो सका उसका मंसूबा, और सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। सेकंड वर्ल्ड वार 1945 ईस्वी में अगस्त में जा कर के कम्प्लीटली जब समाप्त हुआ, जब जापान पर अमेरिका ने उसके दो नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर दिया। तो इसकी चर्चा हम पिछले अध्यायों में कर चुके हैं। जापान आत्मसमरण करने वाला था। तो ये महास्थितियाँ, ये विनाशकारी परिस्थितियों को देखते हुए विश्व राजनेताओं ने, जो महाशक्तियाँ थीं, बड़ी बड़ी ताकत थीं विश्व के रंगमंच पर उन दिनों मानचित्र पर, उन्होंने ये फैसला लिया कि कोई ऐसी विश्व संस्था बनाई जाए जो संसार में शांति, सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, धन, तमाम चीज़ों पर कार्य समान रूप से कार्य कर सके। तो मुख्यतः इनमें अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल और रूस के तत्कालीन प्रेसिडेंट स्टालिन ने इसकी यूएन की स्थापना के मुख्य कर्णधार थे। तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हो गई। इसका हेड क्वार्टर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में स्थापित कर दिया गया। उन शुरुआत में इसके 51 मेंबर्स थे, लेकिन वर्तमान में 193 इस संस्था के मेंबर हैं। इस पर एक प्रकरण हम जो है पहले अपलोड कर चुके हैं वीडियो में। आज हम इसका पृष्ठभूमि बताने के बाद में इस पर हम एक दूसरा प्रकरण अपलोड करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा प्रकरण है प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार। कहने का मतलब ये है, वर्तमान पे इसमें चर्चा बहुत चल रही है। और इनकरेक्ट अगर देखा जाए, इसी माह सितंबर में तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 75वां स्थापना दिवस सम्मेलन भी हो रहा है। हालांकि अगर विगत वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ की बात या यूएन या इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात देखी जाए तो इसकी बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं और बहुत सारे इस पर प्रश्न चिन्ह भी लगे हैं। अभी कोविड-19 के संदर्भ में ही WHO, जो इसका एक अभिन्न अंग है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उस पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी
इसकी उपलब्धियां भी गिनाई हैं और इसमें आमूलचूल परिवर्तन की बात भी की। कल मैंने या पिछले वीडियो में हमने बताया था किसका कितना परसेंटेज है इसके अंतर्गत, धन भी किसका कितना लगा है। हम इसको लास्ट में जा कर के एक प्रकरण में भारत और यूएन के संबंधों और भारत का रोल ऑफ इंडिया इन यूएनओ, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। इसकी जो 4 संस्थाएं हमारे कोर्स में नई अपडेट की गई हैं उन पर भी चर्चा कर लेंगे, जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO इत्यादि। तो देखो, प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार की डिमांड उठ रही है संसार से। सबसे बड़ी डिमांड तो यही उठ रही है यहाँ कि हमारा इतना बड़ा इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें स्थायी सदस्य क्यों नहीं बनाया जा रहा है सुरक्षा परिषद में। तो सुधार होने चाहिए इसमें। इस सवाल पर कम्प्रीहेंसिव एग्रीएशन है, सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए ये एक जटिल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, प्रश्न है। इस पर सहमति कायम करना मुश्किल हो रही है। सुधार तो हो, सब बोल रहे हैं, लेकिन कैसे किया जाए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। कैसे सहमति, यहाँ पर हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसमें सुधार पर जारी बहस पर थोड़ी चर्चा करेंगे और प्रकरण उठाएंगे 1992 में यूएन की जो महासभा थी, जनरल असेंबली थी, उसमें एक प्रपोजल लाया गया था, स्वीकृत भी हुआ था प्रपोजल। उसमें 3 शिकायतें की गई थी 1992 की प्रपोजल की हम बात कर रहे हैं। ध्यान से वीडियो को प्ले करके देखना। उसमें 3 बातें डिस्कस की गई थी, 3 कंप्लेंट पर चर्चा हुई थी। पहली कंप्लेंट थी कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती है। राजनीतिक जो वास्तविक चीज़ें हैं, मसले हैं, उन पर ये लीडरशिप नहीं करती है। दूसरी बात ये थी, इसके जो निर्णय होते हैं, डिसीजन होते हैं, उन पर पश्चिमी मूलों और हितों की छाप होती है। अर्थात पश्चिमी मूल्य और जो हित होते हैं लाभकारी उनके लिए, वेस्टर्न कंट्रीज के, उनको को ये डोमिनेट करती है, ये आक्षेप है इनके ऊपर। और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा रहता है, थोड़े, चंद माने थोड़े देशों का दबदबा रहता है। तीसरा प्रश्न ये था कि सुरक्षा परिषद में बराबर का रिप्रेजेंटेटिव, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आइए यूएन के स्ट्रक्चर के बारे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों को आगे बढ़ाकर हम देखते हैं। और 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे, कोफी अन्नान ने इस पर एक जांच शुरू करवाई कि सुरक्षा की कैसे कराई जाए। मिसाल के तौर पर ये कि सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए या नहीं चुने जाने चाहिए। इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मेजरमेंट क्या होना चाहिए, मापदंड क्या होना चाहिए। हम लोग जानते हैं यूएन की जनरल जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल वो सुरक्षा परिषद है, उसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 स्थायी और
10 अस्थायी। इसका मापदंड क्या हो, तो कुछ सुझाव दिए सदस्यों ने, जैसे बड़ी आर्थिक ताकत भी होनी चाहिए, बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देशों का योगदान ज़्यादा होना चाहिए। ये सुझाव आ रहे हैं 1997 में। बड़ी आर्थिक ताकत हो, उसी को इसकी सदस्यता मिले, और उनका बजट जो है वो ज़्यादा खर्च करें, संयुक्त राष्ट्र संघ में दें। आबादी के लिहाज से भी बड़ा राष्ट्र हो, ऐसा देश जो डेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करता हो, ये शर्तें आ रही हैं। ऐसा देश जो अपने भूगोल और अपनी अर्थव्यवस्था, संस्कृति के लिहाज से विश्व की डाइवर्सिटी की नुमाइंदगी करता हो। अब यहाँ अगर जो पॉइंट हमने डिस्कस किए, इसमें कई पॉइंट जो हैं उन पर भारत हमारा खरा उतरता है। स्पष्ट है कि इन मापदंडों में से हर एक की कुछ ना कुछ वैधता होगी, लीगलिटी होगी। गवर्नमेंट्स अपने अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से कुछ कसौटियों को फ़ायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती होंगी। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक ना हो, फिर भी वो बता सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है। दिक्कत क्या है? सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए, अथवा उसके पास कितनी बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए। कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे, सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके, और कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो, तो उसकी बड़ी संख्या इसमें बाधक या सहायक बन सकती है। अगर डेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट्स के हिसाब से देखा जाए तो इस मामले में बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देशों की कतार लग जाएगी। सवाल ये है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे। इसके आगे सवाल ये भी है कि प्रतिनिधित्व के मसले पर कैसे हल किया जाए। क्या भौगोलिक दूरत्व से बराबरी के प्रतिनिधित्व का भी अर्थ है कोई? एशिया, अफ्रीका, लातिनी अमेरिका, कैरिबियाई क्षेत्र की एक एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए। एक ये भी तो प्रश्न है। क्या महादेशों के बजाय क्षेत्र उप क्षेत्र को का प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए? प्रतिनिधित्व का मसला भूगोल के आधार पर क्यों हल किया जाए? आर्थिक विकास को आधार मान करिए क्यों नहीं हल किया जाए? अगर आर्थिक विकास को आधार माने तब भी कठिनाई है। विकासशील जो देश हैं, डेवलपिंग जो कंट्री हैं, वो विभिन्न संस्कृतियों, और फिर संस्कृति का क्या करा जाए? यहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हैं। क्या विभिन्न संस्कृतियों सभ्यताओं को ज़्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है? कोई विश्व को सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांट कर कैसे देख सकता है, जबकि किसी एक ही राष्ट्र के भीतर डिफरेंट कल्चर्स प्रेजेंट हों? इसी से जुड़ा एक और मैटर आता है, सदस्यता को की प्रकृति को बदला कैसे जाए। कुछ का जोर था कि 5 सदस्यीय सदस्यों को निषेधाधिकार या वीटो पावर खत्म होना चाहिए। कुछ का मानना था कि निषेधाधिकार लोकतंत्र यानी डेमोक्रेटिक और सॉवरेनिटी कंट्री के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता है। ये संयुक्त राष्ट्र के लिए उचित या प्रासंगिक नहीं है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 स्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सुरक्षा परिषद में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई थी, जिन्हें P5 कहा जाता है। उसमें एकमात्र देश चाइना है, एशिया का, रूस है, ब्रिटेन है,
अमेरिका और फ्रांस हैं, यानी कि यहाँ पश्चिमी मुल्कों का दबदबा है। इन्हीं सदस्यों को मुख्य फायदा भी होता है। इनकी सदस्यता स्थायी होगी और इन्हें वीटो का अधिकार होगा। और वीटो एक विशेष अधिकार नहीं है, बल्कि एक नेगेटिव विशेषाधिकार है। स्थायी सदस्य 2 वर्षों के, अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों को चुन कर भेज दिया जाता है। और ये ध्यान रखा जाता है कि वो तुरंत फौरन बाद दोबारा नहीं चुने जा सकते हैं। ठीक है, इस पद के लिए उन्हें नहीं चुना जा सकता है। अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन इस तरह होता है कि विश्व के सभी महादेशों का रिप्रेजेंटेटिव हो एक समान रहे। सबसे महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है। हर सदस्य को 1 वोट डालने का अधिकार है। बहरहाल स्थायी सदस्यों में से अगर कोई अपने निषेधाधिकार या वीटो का इस्तेमाल कर देता है, भले ही उसके पक्ष में अन्य स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य सब वोट डाल दें किसी प्रोसीजर के पक्ष में, तब भी वो प्रोसीजर पास नहीं हो सकता है। ये निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चली है, लेकिन इस बात की समझ नहीं बनी कि स्थायी सदस्यों में कैसे सुधार के लिए उन्हें तैयार किया जाए। कोल्ड वार के दौरान शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, कोल्ड वार भले ही एंडेड हो गया हो, लेकिन संभव है कि विश्व अभी कभी इतने आमूल चूल बदलाव के लिए तैयार हो, इस बात का खतरा है। वीटो ना हो तो सन 1945 ईस्वी के समान इन ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र में ना के बराबर रह जाएगी। इससे बाहर रहकर भी अपनी रुचि के अनुसार काम करें और इसके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में ये संगठन प्रभावकारी ना रह जाए। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो हम इसके नेक्स्ट सब टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार, जुडिशरी पावर ऑफ यूएनओ पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और एक हमारी आप लोगों से विनती है कि आप हमारा वीडियो खोलते ही नहीं हैं, वीडियो खोलें, पढ़ें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।